राजा साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल है, सारे ये पूछ रहे हैं। आज राजा खुर्रम नवाज साहब का इंटरव्यू मैंने भी देखा मतीउल्लाह जमात के साथ। वो ये कह रहे थे कि आरओ से उन्होंने हेल्प लेके और वो फॉर्म 45 पूरे किए हैं। क्या आपके उम्मीदवारों के पास अपने फॉर्म 45 नहीं है जो उन्हें आरओ से लेने पड़े हैं? आप लोगों के किधर हैं? देखिए, फॉर्म 45 जो है ये एक एडिशनल अरेंजमेंट है। इट्स नॉट एज पर लॉ। कोई कैंडिडेट बाउंड नहीं है कि वो फॉर्म 45 ले। पहली बात तो ये मैंने इससे पहले बहुत से इलेक्शंस कंटेस्ट किए, 20 साल हो गए, कभी भी हमारे पास पूरे फॉर्म 45 नहीं हुए। जिन पोलिंग स्टेशन पे जीतता है कोई कैंडिडेट, उसके फॉर्म 45 तो लोग बड़े खुशी से और फ़ख्र से लेके आते हैं। और बहुत से पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हम वोट लेते हैं वो टोटल में ऐड होती हैं, लेकिन वो उसके फॉर्म 45 नहीं होते। 2013 वाले भी नहीं हैं, 8 वाले भी नहीं हैं, 2 वाले भी 100% नहीं होते। दूसरी एक गलतफहमी बहुत पाई जाती है कि ये जो इलेक्शन पटिशन्स हैं ये शायद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों ने किए हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं इलेक्शन पटिशन्स के, वो 40% जो हैं पटिशन्स वो तहरीक-ए-इंसाफ सपोर्टेड कैंडिडेट्स की हैं और 60% दीगर जमातों की भी हैं। उसमें हमारी जमात, ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, ये मुदस्सर क़यूम नारा PMLN के हैं जो कल केस लगा हुआ था। तो ये भी एक गलतफहमी है बड़ी, जिसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है कि शायद सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी एक ही है और वो अपने राइट के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गई है। तो 60% केसेस, ये किसी को शक है तो वो स्टैटिस्टिक्स देख ले, 60% केसेस वो हैं कि जो PTI सपोर्टेड कैंडिडेट्स नहीं हैं, उनकी भी ग्रीवेंसेस हैं और वो भी पटिशन्स में गए हुए हैं। एक बात तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है राजा साहब? कभी आप लोग जज यानी ऐसा लग रहा है जज पे एतराज़ कर देते हैं, फिर वो जाके जज साहब ने डांटा वांटा तो अब उन्होंने माफ़ी शाफ़ी मांग ली है। उन्होंने आपके कैंडिडेट जो गए थे अंजुम वकील साहब, अब उसके बाद ये भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन आप लोगों ने एक कानून साजी भी कर ली कि जी रिटायर्ड जज लगा दें। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को क्या एतमाद नहीं है मौजूदा जजेस के ऊपर? अगर मुझे मौका देंगे तो मैं वो सारी वजूहात बयान करूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सहाफ़ती एथिक्स भी हैं या इवन मजालिस के भी, उसका तरीका ये है कि बुखारी साहब थे तो उनके साथ राजा खुर्रम को भी बुला लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। किसी की गैर मौजूदगी में कोई इस किस्म का उस पर इल्ज़ाम लगाना, चलें आप भी राजा ही हैं, कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे। मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैंने कौन सा सारा प्रोग्राम एक हल्के के ऊपर करना था, मैंने तो और भी राय लेनी है ना। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तक रिटायर्ड जजेस का या ये ताल्लुक है, देखें पूरे आप पाकिस्तान के जब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने शुरू हुए मुख्तलिफ औकात में, या तो कहें कि रिटायर्ड जजेस कभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा नहीं रहे, या कहें कि जी कभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस नहीं आए और आते रहे। इवन 2017 का जो एक्ट था जिसके मतलब जगह जगह कहा जाता है इलेक्शन एक्ट 2007। एक साल पहले आप लोगों ने खुद ही कहा कि रिटायर्ड जज नहीं होने चाहिए, अमेंडमेंट की, ये इलेक्शन से पहले। उसके बाद क्या हुआ? अंदर आप लोगों की राय कैसे बदल गई? जी राय तब्दील होती है। कानून कोई स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, जामद चीज़ नहीं है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लेकिन मुझे वजह बयान करने दें। 2024 के इलेक्शन जब 23 के आए तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा अदलिया को कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर्स दें, और रिकॉर्ड है आप देखें कि अदलिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया कि हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स पे एतराज़ हो रहा है ये कोई यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर नहीं किए थे। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, हवा की कोई कहानी या किस्सा नहीं बयान कर रहा। मैं आपसे रिटायर्ड जजों का पूछ रही हूँ कि क्यों मेरी गुजारिश सुन लें। इसके बाद जब ट्रिब्यूनल बने तो क्या हुआ, पूरे पंजाब में सिर्फ 2 जजेस को अपॉइंट किया गया था। ज़रा रिकॉर्ड देख लें, ये जो बाद के जजेस आए हैं ये बाद में आए हैं और उस वक्त के उसके बाद आए, और उस अरसे में ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया था। चूँकि इलेक्शन एक्ट 2017 में गालबन 3 महीने जी या 45 डेज है, उसके अंदर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज़ बाउंड टू डिसाइड द केसेस, ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो उसमें जो अदालतों पे लोड है, या तो कहें कि इस वक्त एक हाई कोर्ट के एक अदालत में, और जब अदालतें तेजी से चलाती हैं केस तो फिर भी आप अदालत चले जाते हैं कि जी ये बहुत तेज चला रहे हैं केस। मैं एक स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा।
ये नहीं देखें, अगर ये मैं ट्रायल, तो ये कह रही हूँ, एक ही केस तेज चल रहा था, वो भी आप रुकवाने पहुंच गए, मेरी और ऊपर गुजारिश से आप कह रहे हैं कि जी वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं होंगे। डोंट मतलब इस तरह थ्रो एलिगेशंस नहीं करने चाहिए। आप ये देखें ना कि या तो अगर तो ये कोई ट्रायल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है किसी यकतरफा तौर पे, देखें एक शख्स हमारा पार्टी से ताल्लुक है, मेरे वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसकी यहाँ पे परसिक्यूशन चले फिर मैं सैर कामरान साहिबा से पूछ लेती हूँ। दोनों चीजें हो रही हैं। आप ही बता दें, बेहतर ये था, अखलाक का तकाजा ये था, साफ्ती एथिक्स कि आप उन्हें बुला लेते और इनको आमने सामने बिठा लेते। और मेरे दोनों भाई हैं, ये आपस में हर जगह तैयार हूँ जी, 8 फरवरी से आते ही नहीं है, मैंने और भी काफी कुछ करना था। ये वैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हमने राब्ता किया लेकिन वो आए नहीं, तो अब आप ही रिक्वेस्ट कर दें कि वो किसी वक्त तशरीफ ले आए तो हम उन्हें जरूर ले लेंगे। लेकिन सैर साहिबा ये फरमाइएगा कि आपके नजदीक क्या वजह बनी, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर ही एक साल पहले तरमीम की कि रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए, सिटिंग जजेस होने चाहिए, अब चंद ही महीनों बाद ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि आप लोगों को फिर से अमेंडमेंट करनी पड़ी इलेक्शन एक्ट में? मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, ये बात तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने भी ट्रिब्यूनल में केसेस हैं इनका जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि जो एक कंफ्यूजन बनी हुई है, फ्रस्ट्रेशन है, ये दूर हो। और मैं समझती हूँ कि देखिए, अगर हमें सबको अपनी गलतियों का जायजा लेना होगा, पीपल्स पार्टी को तो आरटीएस सिस्टम पे भी बहुत एतराज था। एक गलत रिवायत आरटीएस सिस्टम की सूरत में जो है वो डाली गई, जिसने बदतरीन धांधली की बुनियाद रखी। न धांधली तब होनी चाहिए थी, न धांधली अब होनी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ 2013 के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से एक फिजा बनाकर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने दिया गया, 2018 के अंदर यानी वो हल्के यानी लड़काना जहां का रिजल्ट 2 घंटे में आ जाता है, 48 घंटे रिजल्ट नहीं आया, और इतना मैनिपुलेट किया गया, इतना मैनोवर किया गया कि जहां पे आपका कोई वोट बैंक नहीं था, वहां पे आरटीएस सिस्टम से जो को फेल करके सीटें दी गई। तो एक गलत रिवायत तो डाली गई। बात ये जो आज हम कर रहे होते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि कल उसका सामना भी करना है। और हम पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि ये जो एक फिजा बनी हुई है फ्रस्ट्रेशन वाली, ये खत्म हो, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम भी आए, मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम भी आए, हम आगे चलें। ये जिस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, और मजीद इस्तेकाम के लिए सैर साहिबा आप लोग पार्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट का। जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए, साथ मिलना चाहिए। आज तो 200 यूनिट पे सब्सिडी की भी बात हो रही है, तो इस फैसले में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, और आप समझते हैं कि आप इसी तरह के मजीद फैसले दबाव डाल के ले सकते हैं अगर कैबिनेट का हिस्सा हो तो? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ्फुज़ात बजट पे भी बहुत वादे तरीके से बयान किए थे। पीपल्स पार्टी को बजट बनाने के प्रोसेस में नहीं शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी कैबिनेट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यस, हमने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, हमने जानों के नजराने दिए हैं, हमारी जो क़यादत है उसने, हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने। तो हम सिर्फ जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम में और तसलसल में इंटरेस्टेड हैं। हम पार्लियामेंट में उस वक्त भी बैठे थे जब आरटीएस सिस्टम फेल करके हमारे वोटों पर डाका डाला गया था। आज भी हमें तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसलिए जिस जमहूरियत की इतनी कुर्बानियां दी गई, उनको महज जो है इस तरह की जो है माहौल बना के कुर्बान नहीं किया जा सकता। वी वुड नेवर लीव दिस स्पेस। लेकिन इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं अभी तक? आप समझते हैं कि सही मुश्किल फैसले करने पड़े हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं? देखिए, हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम महंगाई से खुश नहीं है। लाहौर की सड़कें अर्के गुलाब के से धोने से किसी को रोटी नहीं मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो इश्यूज है उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करे। ये खाली 200 यूनिट की रिलीफ की बात नहीं है, लाइन लॉसेस है उन पे कंट्रोल करें, जहां पर लैप्सेस है उनको कंट्रोल करें, आईपीपी के एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करें, ऐसा माहौल बनाएं जहां एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हो। इस वक्त तो मैं बताऊं कि मिडिल क्लास जो है वो एक शदीद जो है डिप्रेशन का शिकार है। और एक और भी चीज हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है ये एक आसेब की तरह है। मेरे तो अपनी भी जो हम बजट स्पीच है उसमें कहा था कि गैर हकीकी फिगर्स हैं, रेवेन्यू के भी और महंगाई के भी। ना वो रेवेन्यू हासिल हो सकता है 40% इंक्रीज, ना 12% पे आपकी जो है वो इन्फ्लेशन रहेगी, इसलिए कि आपने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, आपने बिजली बढ़ा दी, लोग खौफजदा है और उससे क्राइम रेट बढ़ रहा है। कोई अपनी जिंदा बच्ची को दफन कर रहा है, कहीं पे जो है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं चोरी और क्राइम में इजाफा हो रहा है। इसको देखना पड़ेगा।